नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज मैं 1945 के बाद के विश्व के बारे में आपको थोड़ी चर्चा करूंगा। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको शीत युद्ध बताया था। शीत युद्ध के दौरान मैंने बताया था उसके कारण में किस प्रकार से बर्लिन दीवार, उसके बाद वियतनाम, क्यूबा संकट, इस प्रकार से जो शब्द यूज़ हो रहे थे वो ये थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मेंडट के रूप में अभी उपनिवेश संरक्षित राज्यों के अधीन थे। जब तक वो लोग स्वतंत्रता सेनानी की तरह स्वतंत्रता के लिए जब तक वो किसी प्रकार से विद्रोह या क्रांति नहीं करते, तब तक उनको उपनिवेश से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तो इस दौरान जो आपके पूरे विश्व के अंदर, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में जो उपनिवेश है, यूरोप में भी जो तानाशाही शासन था, उसके बारे में मैं आपको आज बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल के अंदर तानाशाही वर्ग था सालाजार तानाशाह के रूप में 1932 से लेकर 68 तक ये प्रक्रिया चलती है। यानी यहाँ पे तानाशाही शासन व्यवस्था थी। स्पेन के अंदर गृह युद्ध होता है। वहाँ का शासक सत्ता छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। फिर वहाँ का जो कर्नल होता है वो सत्ता पर अधीन होता है, उसे साम्यवादी शक्तियों के द्वारा समर्थन दिया जाता है। इसलिए जब तक वो 1975, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, जनरल फ्रैंको की 1975 मृत्यु होती है, उसके बाद स्पेन के अंदर आपके गणतंत्र नज़र आता है। ठीक है। यूनान की मैंने बताई कि यूनान आपके 1947 तक ब्रिटेन की उपनिवेश की सेना थी। सेना ने अपने आप को ब्रिटेन ने वापस बुला लिया। उसके बाद आप देखते हैं ब्रिटेन को उपनिवेश से मुक्ति मिल जाती है, यूनान को। उसके बाद अमेरिका जो उसके गृह युद्ध के अंदर बचाने के लिए उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है यूनान और तुर्की के अंदर, जिसके अंदर टू मैन सिद्धांत, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का टू मैन सिद्धांत के तहत तुर्की और यूनान के आर्थिक विकास के लिए 40 करोड़ डॉलर की मांग की जाती है। ठीक है, तो ये टू मैन सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के सदस्य मिलकर, यूरोपीय देश के विकसित सदस्य मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, जिसके तहत इन सभी देशों का एक साझा बाजार होता है। ठीक है, एक साझा बाजार का निर्माण करते हैं। 1957 के अंदर ये बनता है यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो इसके अंदर फ्रांस, शुरुआती में पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग और इटली। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। 1957 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय, इसका उद्देश्य होता है कि आपसी सीमा पे जिस प्रकार से टैक्स लिया जाता है वो बंद होगा, शुल्कों से मुक्ति, व्यापार वाणिज्य को अधिक से अधिक बढ़ावा, यूरोपियन यूनियन के लिए एक साझा बाजार का निर्माण। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे पोलैंड मैंने बताया था, जिसके आक्रमण से, जर्मनी के आक्रमण से इसमें विश्व युद्ध की प्रारंभिक चरण यहाँ से चालू होता है। इसलिए पोलैंड में साम्यवादी विरोधी आंदोलन सॉलिडेरिटी संगठन के नेतृत्व में, सॉलिडेरिटी संगठन के नेतृत्व में आपके साम्यवाद के विरोधी आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसके अंदर 1989 में सॉलिडेरिटी और जो सरकार वहाँ पे साम्यवादी सरकार थी उसमें समझौता होता है और एक स्वतंत्र चुनाव किया जाता है। स्वतंत्र चुनाव के बाद गैर साम्यवादी नेता यहाँ पे प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, उसके ऐसे चेकोस्लोवाकिया 1989 के अंदर साम्य विरोधी आंदोलन प्रारंभ होते हैं। इस आंदोलन के अंदर ये दमन करते हैं, जो साम्यवाद खत्म होता है और जो इनका नेता होता है वो क्या बनता है, प्रथम आपका राष्ट्रपति बनता है बैकवाल हैवेल।
ये कहाँ का बनता है, चेकोस्लोवाकिया का प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है। ऐसे ही अब मैं आपकी बात करूँगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इसके उपनिवेश थे जिसमें आपको देखने को मिलेगा स्पेन के, फ्रांस के, इनके उपनिवेश यहाँ पे स्थापित थे। ठीक है। अब आप डच के, स्पेन के ज़्यादा थे। अब आप यहाँ देखेंगे 1962 के अंदर जमैका, ट्रिनिडाद और टोबैको, ये तीनों के तीनों अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। जमैका, ट्रिनिडाद और टोबैको। इसी प्रकार 1966 में गुआना, गुआना का नाम ब्रिटिश गुआना था, प्राचीन नाम भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रिटिश गुआना के नाम से गुआना को जाना जाता था। और बारबाडोस, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया 1966 में। 1976 में ग्रेनाडा ने अपने आप को 1975 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सूरीनाम अपने आप को यहाँ पे स्वतंत्र घोषित करेगा 1975 में। सॉरी, गुआना का जो पुराना नाम है वो ब्रिटिश गुआना बोलते हैं। इसके अंदर संविधान के अंतर्गत चुनाव प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी क्या थी, यहाँ की पार्टी थी जिसने आपके 25 में से 18 सीट प्राप्त करके सत्ता में काबिज होते हैं। इसके दो नेता डॉक्टर छेदी जगन और फॉब्स बर्नहम, ये यहाँ पे साम्राज्य विरोधी दल के नेता थे। ठीक है। ये दोनों नेता थे साम्राज्यवादी विरोधी दल, यानी जो जिनके अधीनस्थ थे, तो उनके खिलाफ जो दल बना था वो था, जिसके दो नेता डॉक्टर छेदी जगन और फॉब्स बर्नहम। 1966 के अंदर जब ये आज़ाद हो जाता है तो स्वतंत्र गुआना का प्रथम प्रधानमंत्री बर्नहम बनता है, जो बाद में कौन सा पद आ जाता है, प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है। और 1992 में डॉक्टर छेदी जगन यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आपको दक्षिण अफ्रीका आपकी यूपीएससी के अंदर एपेथाइट यानी रंग भेद की नीति जो अफ्रीका के अंदर चालू हुई वो आपका क्वेश्चन है। उसके साथ साथ जो औपनिवेशिक विकास क्रम आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका तंत्र में, वो सारा का सारा आपके कोर्स में भी है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस प्रकार अफ्रीका जो आपको बर्लिन कांग्रेस के तहत 1885 में वर्गीकृत किया गया था यूरोपियन शक्ति द्वारा अपने अपने हित के हिसाब से, उसका अब किस प्रकार वो अपने आप को आज़ाद घोषित करेगा, जिसमें सर्वोच्च भूमिका आपकी इंग्लैंड की रहती है। ठीक है। उपनिवेश बनाने में घाना, जिसका नाम पुराना नाम गोल्ड कोस्ट घाना का नाम है, 1957 में पहला स्वतंत्र देश था जो आज़ाद हुआ था। किससे? ब्रिटेन से। यहाँ पे साम्राज्यवादी नीति से। नेतृत्व क्वामे एन क्रूमा। पार्टी इनकी थी कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी। उसके बाद 6 मार्च 1957 को इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है। घाना कब हुआ था? पहला स्वतंत्र देश घाना था। उसके बाद गिनी आपके हुआ था 1958 के अंदर, फ्रांस का उपनिवेश था जो आज़ाद हुआ था। अफ्रीकी वर्ष को बोलते हैं, अफ्रीकी वर्ष होता है 1960 के अंदर। इसमें क्योंकि इसको अफ्रीकी वर्ष इसलिए बोला जाता क्योंकि इस काल के अंदर 17 उपनिवेश अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। अफ्रीका के 17 उपनिवेश अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते थे, इसलिए 1960 में, इसलिए इसको अफ्रीकी वर्ष कहते हैं। और 17 में से 13 उपनिवेश केवल फ्रांस के उपनिवेश होते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे जो 13 उपनिवेश फ्रांस के होते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने जब इनके ये आज़ादी स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने एक कोटेशन कही थी, हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन राजनीति जागरूकता के फलस्वरूप यदि कोई अपने आप को सक्षम बना के राष्ट्रीय तथ्यों के अनुकूल अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित करता है, तो हम इसमें सहयोगी के रूप में शामिल होंगे। ठीक है। ये मैकमिलन ने कहा था, हैरोल्ड मैकमिलन थे जब अफ्रीकी वर्ष घोषित हुआ था। ठीक। कीनिया राष्ट्रवादी आंदोलन 1920 के दशक से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कीनिया के अंदर जो नेता था जोमो
कैन याटा। जोमो कैनयाटा था जिसने इस आंदोलन को अपना सक्रिय रूप से नेता थे, जो इस राष्ट्रवादी आंदोलन को लीड कर रहे थे। फिर यहाँ पे 1953 में माओ माओ विद्रोह होता है। वो हमारे भारतीय इतिहास में जैसे हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में आपके सन्यासी विद्रोह, इसी प्रकार से ये कशक विद्रोह होता है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति के तहत प्राप्त अधिकार प्राप्त जमींदारों के विरुद्ध होता है अपनी कृषि भूमि के लिए। तो माओ माओ विद्रोह होता है किकुआ कबीले के नेतृत्व में। किकुआ कबीला होता है जिसके नेता जोमो कैनयाट कशक वर्ग द्वारा और ब्रिटिश जमींदार के विरुद्ध। ठीक है, 1961 में कीनिया क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, आज़ादी घोषित कीनिया को। और 1964 में कीनिया गणतंत्र बनता है, यानी चुनाव के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति जो बनते हैं वो बनते हैं जोमो कैनयाटा। जोमो कैनयाटा, जोमो कैनयाटा प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तंजानिया और सीरा लियोन 1961 के अंदर, युगांडा 1962 के अंदर, जाम्बिया और मालवी 1964 में, गाम्बिया 1965 में, बोस्वाना, स्वाजीलैंड और लिसातो ये 1968 के अंदर आपको आज़ाद होते हैं। ठीक है, रेवांडा और बरूंडी ये 1962 के अंदर, नामीबिया 1990 के अंदर। सबसे अंतिम जो आज़ाद हो रहा है दक्षिण अफ्रीका का जो देश है वो है नामीबिया। ठीक है, जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया कहते हैं। आज़ादी हेतु ब्रिटेन से दीर्घकालीन तक संघर्ष किसने किया था, आपके जिम्बाब्वे में, दक्षिणी रोडेशिया नाम, पुराना नाम ये है। यहाँ पे इयान स्मिथ था, इयान स्मिथ गोरा था, इसके नेतृत्व में गोरे की उपनिवेश और इसने सरकार बनाई। अल्पमत की मतलब ज़्यादा उसके बहुमत नहीं था। 1965 में 1980 में चुनाव होते हैं जिसमें गोरे व काले दोनों को मतदान का अधिकार दिया जाता है और अंतिम रूप से राष्ट्रवादी दल विजयी होता है। इसके रॉबर्ट मुगाबे क्या बनते हैं, आपके राष्ट्रपति बनते हैं, जो ब्लैक होते हैं। ठीक है, जिम्बाब्वे में। और हरारे क्या होती है, इसकी राजधानी होती है। हरारे के अंदर हमारे गुटनिरपेक्ष जब मैं आंदोलन पढ़ाऊँगा उसके अंदर एक अधिवेशन जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, रॉबर्ट मुगाबे बनते हैं। ठीक है, जायरे का प्राचीन नाम आपको मिलेगा बेल्जियम कांगो। जायरे का प्राचीन नाम बेल्जियम कांगो नाम है। इसके नेता होते हैं पैटिस लुमुम्बा। ठीक है, इनकी पार्टी होती है नेशनल कांगोलीज मूवमेंट। नेता पैट्रिस लुम्बाबा। ठीक है, बस 30 जून 1960 के अंदर कांगो स्वतंत्र होता है और इसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, लुम्बाबा बनते हैं, जिनको अमेरिका की एजेंसी द्वारा साम्यवादी होने के कारण इनको क्या कर देते हैं, मरवा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, ये आपके क्वेश्चन है, टॉपिक है ये आपका सिलेबस में, मेंस में। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक राष्ट्र की परिकल्पना आप देखेंगे। लोकतांत्रिक राष्ट्र यहाँ पे स्थापना होती है। आफत जिसे बोलते हैं रंग भेद की नीति, नस्लीय पृथक्करण की नीति। ठीक है, डैनियल मनाल इसने चालू की थी यहाँ पे 1948 में इसको लागू किया था दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी, आर्थर पाइट इस नीति को, नस्लीय रंग भेद की नीति थी। ठीक है, 1948 रंग भेद के लिए संघर्ष होता है। जो पार्टी होती है जो संघर्ष करती है वो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में स्थापित होती है, संघर्ष करते हैं। इसके उपाध्यक्ष का नाम होता है आपके, कौन थे उपाध्यक्ष, नेल्सन मंडेला, जिसको अपन बोलते हैं नेल्सन मंडेला। और यहाँ पे 1955 में जनसभा का आयोजन जिसमें स्वतंत्रता का घोषणा पत्र घोषित करते हैं 1955 में। 1948 में ये नीति लागू होती है, कौन करता है, डैनियल मनाल करता है। और ये 1955 में जनसभा आयोजित होती है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष नेल्सन मंडेला होते हैं। इनको क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गिरफ्तार करके इनको 26 वर्षों के लिए जेल में कारावास की सज़ा देते हैं। 26 साल बाद ये वापस आते हैं और फिर यहाँ पे 1990 में आज़ाद होते हैं। अप्रैल 1994 में चुनाव में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव में देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, कौन, नेल्सन मंडेला।
ठीक है। अब आपको मैं बताऊं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया म्यांमार, थाईलैंड, इस की जगह की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बर्मा, बर्मा और आधुनिक म्यांमार, बर्मा इसका प्राचीन नाम है। 1948 में ये स्वतंत्र होता है, ठीक है। और 4 फरवरी 1948 के सिलोन, सिलोन प्राचीन नाम है, वर्तमान श्रीलंका। ये आपके ये जनवरी में और ये फरवरी में 4 और 1948 के अंदर, ठीक है। 1945 में मलाया, मलाया ब्रिटेन का उपनिवेश, मैंने ब्रैकेट में लिखा ब्रिटेन का उपनिवेश था, ये अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है, ठीक है। 1963 में आपके मलाया, सारावाक और सिंगापुर, ये तीनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, मलेशियन संघ, क्या बनाते हैं, मलेशियन संघ। 1965 के अंदर जिसमें से सिंगापुर अलग हो जाता है, अब केवल मलाया और सारावाक दोनों स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में रहते हैं, ठीक है। अब 27 दिसंबर 1939 को इंडोनेशिया आज़ाद होता है दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है। हिंद चीन के अंदर आपके जो 3 देश शामिल हैं, 3 देशों में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम आपको मैंने बताया था, वियतनाम युद्ध, वियतनाम के अंदर मैंने बोला था आपको कि किस प्रकार वियतनाम के अंदर आपके हो ची मिन्ह राष्ट्रवादी नेता होते हैं, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। इनको साम्यवादी, ये फ्रांस का उपनिवेश होता है। फ्रांस का उपनिवेश होने की वजह से इसको क्या करते हैं, फ्रांस का उपनिवेश होता है। अब यहाँ पे जब अमेरिका को पता चलता है कि ये इसको साम्यवादी यानी रूस, सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त है, तो यह फ्रांस को सहायता देता है। इधर इसको हो ची मिन्ह को सहायता मिलती रहती है। लास्ट के अंदर फ्रांस की सरकार क्या करती है, फ्रांस की सरकार हार जाती है। उसके बाद जिनेवा कॉन्फ्रेंस होती है, समझौता होता है, जिसके तहत इसको आज़ाद घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद भी आपके वियतनाम, उत्तरी वियतनाम में रशिया का शासन, कठपुतली शासक। इधर दक्षिण वियतनाम के अंदर आपके अमेरिका का कठपुतली शासक। लास्ट के अंदर अमेरिका ने डावोस, कौन सी लेके आता है आपके, डावोस लेके आता है, वो डॉबर सिद्धांत लेके आता है, जिसके तहत दक्षिणी वियतनाम में कहा जाता है कि यदि इसमें साम्यवाद का विकास होता है तो ये पूरे एशिया में फैल जाएगा, उसको रोकने के लिए, ठीक है। ये आपको देखने को पड़ेगा वियतनाम में। लाओस अपने आप को 1973 के अंदर घोषित करता है, होने को फ्रांस का उपनिवेश होता है। अभी ये डोमिनो सिद्धांत वियतनाम में, ठीक। लाओस 1945 में फ्रांस से आज़ाद हो जाता है, लेकिन उसके बाद वही कि अमेरिका के नियंत्रण में रहता है कि साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका पूंजीवाद को यहाँ पे प्रसार करता है। तो लाओस 1973 के अंदर अपने आप को संपूर्ण रूप से आज़ाद करता है। ऐसे ही कंबोडिया 1953 में फ्रांस के उपनिवेश से आज़ाद हो जाता है, लेकिन 1979 में आज़ाद होता है क्योंकि अमेरिका का अप्रत्यक्ष रूप से इस पर नियंत्रण होता है। कंबोडिया के अंदर तीन थे साम्यवादी गुट के नेता, पॉल पॉट यहाँ पे शासक होते हैं। वियतनाम सेना की मदद से इसे अपदस्थ करके क्या बना दिया जाता है, यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की। अब अरब राष्ट्रीय संघर्ष के संदर्भ में मैं आऊँगा तो अरब का मतलब मध्य एशिया की बात हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले जो आज़ाद होता है वो होता है अप्रैल 1946 में सीरिया, किसका, फ्रांस का होता है, फ्रांस का उपनिवेश। मिस्र 1952 में मैंने बताया था। गमाल अब्दुल नासिर ये क्या करते, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देते। राष्ट्रीयकरण होते ही फिर आपके ब्रिटेन, इजराइल और फ्रांस तीनों मिलकर इस पर हमला करते हैं। हमला करने के लिए इस पर हमला करने की वजह से इसकी निंदा होती है। बाद में अमेरिका द्वारा इसको क्या कर देती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे पहले अमेरिका ने असवान बांध के निर्माण के लिए इसको आर्थिक मदद देने का प्रयास किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला साम्यवादी रूस से क्या शस्त्र अस्त्र प्राप्त कर रहा है, तो इस वजह से उसने इस योजना को खारिज कर दिया। बाद में ये क्या करता है, इसको मदद देता है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 के अंदर। उसके बाद ब्रिटेन अक्टूबर 1900, इसमें जो सिद्धांत अमेरिका का यूज़ होता है वो होता है आइजनहावर सिद्धांत, जिसके तहत इसको आर्थिक मदद दी जाती है, जिसकी वजह से इसका विकास हो सके। 1958 से 61 तक संयुक्त अरब गणराज्य, ये मिस्र और सीरिया दोनों मिल के रहते हैं।
58 से 61 तक, और सीरिया प्लस मिस्र के रूप में, और बाद में 1961 में ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त अरब गणराज्य के रूप में सीरिया और मिस्र 1961 तक सीरिया और मिस्र क्या रहते हैं, अरब संयुक्त अरब गणराज्य। ठीक है, कुवैत की बात करूँगा, 19 जून 1967 के अंदर स्वतंत्र, ब्रिटेन और यूएस दोनों का मिलकर इस पर शासन था। ठीक है, इससे आज़ाद हो जाता है। यमन, उत्तरी और दक्षिणी यमन, इन दोनों का एकीकरण 1990 के अंदर। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, हाल में आपने देखा है कल परसों के अखबार के अंदर फिलिस्तीन और इजराइल, इन दोनों का संबंध आपको देखने को मिल रहा है। ये वही विवाद है जो आपको प्रथम विश्व युद्ध के अंदर वॉल्फर घोषणा में आपके 1917 के अंदर ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पे यहूदियों को एक देश के रूप में निर्मित करा जाता है इजराइल में। पहले ये आपको वहाँ पे इजराइलों की स्थान भूमि के रूप में फ़िलिस्तीन के अंदर इनको थोड़ी सी जगह दी जाती है। धीरे धीरे इनके क्षेत्र विकास करते हुए वर्तमान में इजराइल एक पूरा संपूर्ण देश के रूप में स्थापित हो गया, जो एक तरह से बाहर से बसाया हुआ था। जो उसके मूल निवासी फ़िलिस्तीन है, वो एक कम छोटे से क्षेत्र के अंदर अपने आप को समेट के रह गए जो मूल निवासी हैं। उस प्रकार आप देखेंगे फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन, ये PLO 1963 के अंदर बनता है। यासर अराफात इसके नेतृत्व में स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राज्य की स्थापना होती है। PLO और इजराइल के बीच में समझौता होता है। ठीक है, जिसमें गाजा पट्टी और पश्चिमी तट वेस्ट बैंक ये किसको मिल जाते हैं, फ़िलिस्तीन को स्वायत्त प्रदेश के रूप में इसका अस्तित्व आता है 1963 के अंदर। फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन संस्थापक कौन है, यासर अराफात। अब आप देखेंगे इजराइल, मैंने बताया बॉलफोर समझौता 1917 के अंदर यहूदियों के लिए एक देश का निर्माण जो कौन करता है, ब्रिटेन करता है। लेकिन वर्तमान में ये सबसे बड़ी जटिल समस्या हो रही है अरब क्षेत्र के अंदर, मध्य एशिया में। अब आप देखेंगे इजराइल में सबसे पहले इसका 1956 में युद्ध होता है, जिसके बाद ये तय हो जाता है यहाँ पे गाजा पट्टी और वेस्ट बंग। उसके बाद 1967 के अंदर ये वापस युद्ध करता है। 6 दिवस का युद्ध होता है, जिसके अंदर मिस्र, जॉर्डन और सीरिया ये तीनों मिलकर इसको युद्ध करते हैं, और इधर आपका इजराइल होता है। लेकिन इजराइल का समर्थन कौन है, आपका यूएस मित्र राष्ट्र। तो आप देख रहे हैं इजराइल और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। लास्ट में ये तीनों के तीनों पराजित होते हैं। तो ये मिस्र से तो कौन सा प्रायद्वीप ले लेता है, सिनाई प्रायद्वीप आपके मिस्र से प्राप्त करता है। जॉर्डन से ये जॉर्डन का पश्चिमी तट, जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट किसके पास आ जाता है, आपके पास इजराइल के पास। इधर गोलन हाइट्स किससे, सीरिया से। इन तीनों से, मिस्र से आपको मिलता है सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट, और सीरिया से गोल्डन हाइट्स। इन तीनों को ये प्राप्त कर लेता है इजराइल। ठीक है, उसके बाद तीसरी बार फिर आक्रमण करना चाहता है 1973 के अंदर। लेकिन नाटो जो सेना थी अमेरिका में 1939 में, अप्रैल 1939 में जो संगठन बनाया था, उसके जो सदस्य थे वो इसके लिए एग्री नहीं होते हमले के लिए। तो इस वजह से अमेरिका को झुकना पड़ता है। अमेरिका केन पकड़े इजराइल को मना लेता है युद्ध नहीं करने के लिए। लेकिन इजराइल कह देता है युद्ध तो नहीं करूंगा, लेकिन जो जीते हुए प्रदेश है वो मैं वापस नहीं दूंगा। और वर्तमान में ये विवादित है। ये क्षेत्र पहले जो क्षेत्र प्राप्त कर लिए वो सारे के सारे किसके पास रहेंगे, इजराइल के पास। आपको मालूम होगा सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन नदी का पश्चिमी भाग और गोलन हाइट्स, ये तीनों के तीनों आपके किसके पास है, इजराइल के पास। ठीक, एक आता है अल्जीरिया सबसे लंबा संघर्ष किया था इसने। यानी आप देखेंगे यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ा आप देखेंगे अल्जीरिया है। अल्जीरिया इसने यूरोप यानी फ्रांस का उपनिवेश था। 1830 में स्थापित हुआ था। जब हमारे 1820 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति जब हम देखते हैं तब का ये फ्रांस का उपनिवेश है। अब ये आज़ाद होता है 1958 के अंदर। चौथा गणतंत्र फ्रांस हार जाता है। ठीक है, चौथे गणतंत्र स्थापित होता है। ठीक है, जॉर्डन डी गॉल, जब फ्रांस यहाँ पे गणतंत्र के रूप में शासन करता था, तो चौथा गणतंत्र होता है जब फ्रांस को ये हारता है फ्रांस जब यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों से, तो ये चौथा गणतंत्र होता है। फिर जनरल डी गॉल के नेतृत्व में यहाँ नवीन संविधान बनता है और 5वां गणतंत्र स्थापित होता है। और 3 जुलाई 1962 से ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्यरत है। ठीक है,
ये बात मैंने आपको बता दी। इससे आपने बीच बीच में आपने देखा किस प्रकार से ये छोटे छोटे राज्य हैं जो बार बार आपके आते हैं एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो इनसे क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन आपको थोड़ा इससे व्यू पता चल जाएगा पूरे विश्व का, वर्ल्ड का, जो आप 1945 के बाद में विश्व की क्या स्थिति थी और किस प्रकार स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ था। फिर आपको मैंने बताया था वही चीज़ अब वापस बता देता हूँ एक बार। जब मैंने बताया कि आपने बर्लिन का जो घटनाक्रम था, बर्लिन की दीवार का जो बर्लिन का विवाद था वो ये था कि सोवियत संघ बर्लिन की ओर सोवियत संघ का विकास वो बढ़ रहा था। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को चिंता हो गई कि कहीं ये बर्लिन पे पूरा का पूरा कब्जा नहीं कर ले, ब्रिटेन चिंतित। तो चर्चिल ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के कमांडर जनरल आइजन को कहता है कि आप यहाँ पे बढ़ने की बजाय लाइप्जिग की अपेक्षा बर्लिन की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसने दूसरे मोर्चा, अब आपको बताया, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकार, पोलैंड के अंदर, चेकोस्लोवाकिया में, बुल्गारिया में, रोमानिया में और हंगरी में, यूगोस्लाविया में, अल्बानिया में, जो अभी आज़ाद होते हुए दिखा रहा हूँ मैं। जर्मन का एकीकरण मैंने आपको बताया था, 4 राज्यों में, 4 समुदाय के 4 विजेता राष्ट्रों में बेटा, फिर लास्ट के अंदर 2 जो पूर्वी जर्मनी आपके अभी किसके, रूस के पास। यूनान के अंदर शीत युद्ध को जन्म देने वाली घटना भी थी 1947 में। ये ब्रिटेन से यूनान अपनी सेना वापस बुला लेने के कारण गृह युद्ध में समर्थन। उसके बाद तुर्की में सोवियत संघ के खतरे, ट्रूमैन सिद्धांत आपके यूनान के लिए लेके आया था, जिससे 40 करोड़ डॉलर की मांग की गई थी कांग्रेस द्वारा। वो ट्रूमैन राष्ट्रपति के द्वारा अपनी सरकार कांग्रेस से, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि वहाँ से फिर उसमें पूंजीवादी संगठन की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जर्मन संघीय गणराज्य जो पश्चिम में स्थापित होता है 1939 में, वो नाटो का 1955 में सदस्य बनता है। यहाँ पे किसका समर्थन होता है आपको, पूंजीवादी यानी अमेरिका का, ठीक है। जर्मन जनवादी गणराज्य जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है, इसमें रसिया के साम्यवाद का आपको समर्थन मिलता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार दोनों का एकीकरण, जर्मन का एकीकरण होता है 30 अक्टूबर 1990 के अंदर। सोवियत संघ, यहाँ पे आप देखेंगे कोरिया युद्ध कुछ नहीं 1955 के अंदर। यूएस के विश्व युद्ध की पहली लड़ाई है जहाँ पे यूएस ने खुद ने एशिया के अंदर अपनी सेना उतारी थी, ठीक है। अब इस युद्ध में कोरिया जापान के पराजित होने के बाद आज़ाद हो जाता है, लेकिन ये किसका उपनिवेश बन जाता है, उत्तरी भाग आपके किसके, उत्तरी कोरिया पे जनवादी गणतंत्र सितंबर 1948 में किम उल सुंग ने, जो आपके किसके साम्यवादी रूस सोवियत संघ से संबंधित सरकार थी। दक्षिण कोरियाई गणतंत्र 1948 में अगस्त में सिगमंड री जो पूंजीवादी अमेरिका की सरकार स्थापित होती है, ठीक है। बाद में यूएस द्वारा जून 1939 में इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में ये विभाजन दोनों को मंजूर नहीं था, लेकिन मंजूर इसलिए होता है कि असली कोरिया क्या है, इसका हल यही था कि दोनों को विभाजित किया जाए। जून 1950 में दोनों के बीच में लड़ाई होती है। दक्षिण कोरिया की संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनी मैत्री सेना भेज के इसकी मदद की जाती है दक्षिण कोरिया की, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो राज्य, उसके बाद आप बात करेंगे ईरान के अंदर मैंने बताया है कि ईरान 1951 में मजलिस जो इसकी संसद है, उसने ब्रिटिश कंपनी के एंग्लो ईरानी ऑयल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण करने वाले मोहम्मद मुस्तदिक जो ईरान के शासक पीएम थे, जिनको समर्थन किसका मालूम था, सोवियत रूस का। ये बात अमेरिका को पता चली तो अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया। यहाँ पे मोहम्मद रजा पहलवी जैसे तख्ता पलट करवा के यूएस में ईरानी क्रांति होती है। यूएस ने अपना कठपुतली शासक मोहम्मद रजा पहलवी को बैठा दिया। उसके बाद ईरानी क्रांति होती है 1979 में। तो 1979 में जब क्रांति होती है तो अब यूएस की
जो मोहम्मद रजा पहलवी है ये भाग के कहाँ चला जाता है, अमेरिका में। अमेरिका से डिमांड की जाती है, अमेरिका के जो सैनिक होते हैं उनको बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद उनसे डिमांड की जाती है कि आप हमारे उस मोहम्मद रजा पहलवी को लौटाइए, वो मना कर देते हैं। उसके बाद एक सरकार आती है, किसकी, अमेरिका में जिमी कार्टर की सरकार होती है। वो कमांडो कार्रवाई करके अपने सैनिकों को आज़ाद करवा लेती 1980 में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ और है आपके वियतनाम युद्ध के अंदर आप देखेंगे हो ची मिन्ह जो जनवादी गणतंत्र की स्थापना होती है, ठीक है, जिसको जनवादी गणतंत्र की स्थापना वियतनाम में। लेकिन यहाँ पे सोवियत संघ और चीन का, जहाँ पे फ्रांस की सेना पराजित होती है 1954 के अंदर। उसके बाद जनेवा समझौता होता है, जिसमें दो भाग, उत्तर में साम्यवाद, नीचे दक्षिण में, जिसकी राजधानी साइगोन है। यूएस का समर्थन। यहाँ पे आता है डोमिनो सिद्धांत आता है, जिसके तहत यदि वियतनाम में साम्यवादियों के अधीन चला गया तो यह पूरे एशिया में फैल जाएगा। 30 अप्रैल 1976 को वियतनाम का एकीकरण हो जाता है और इस तरह से वो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है 30 अप्रैल 1976 में। क्यूबा के अंदर फिदेल कास्ट्रो जो कैनेडी के नेतृत्व में यहाँ पे नौसैनिक व हवाई नाकाबंदी की घोषणा। स्वेज नहर मैंने आपको बता दिया, विवाद गमाल अब्दुल्ला द्वारा यहाँ पे मिस्र के नेतृत्व में। फिर मिस्र के नेतृत्व में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण के बाद में आपके तीनों इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा हमला, बाद में निंदा। उसके बाद आइजन सिद्धांत लागू किया था साम्यवाद से बचाने के लिए आर्थिक और सामाजिक सहायता। आप देखेंगे शीत युद्ध ने विनाश के साथ साथ उपनिवेशों को एक मौका दिया, जिससे वो पूंजीवादी और साम्यवादी इन दोनों दलों से लाभ प्राप्त कर सकें। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए उनको इन दोनों गुटों से दूर रह के और दोनों से समान व्यवहार करके लाभ प्राप्त करने के लिए आप आगे देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो आपके नासिर, टीटो और नेहरू, इन तीनों की उपज थी। यूगोस्लाविया, मिस्र और आपके नेहरू भारत के, इन तीनों ने मिलकर ऐसा कूटनीतिक बनाया जो साम्यवादी से भी फ़ायदा लेता था, पूंजीवादी से भी फ़ायदा लेता था, लेकिन दोनों दलों से किसी प्रकार का बैर नहीं रखता था और अपना अस्तित्व बनाए रखा। 21वीं सदी के अंदर भी गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता देखने को मिलती है। अगला अध्याय में हम वो पढ़ेंगे। नमस्कार।